पंक्तियां भी करेंगे, तो क्लास को पूरा अवश्य देखना, सभी पंक्तियों को भी यहाँ पर देखने वाले हैं। क्या इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलते हैं वन लाइनर प्रश्नों की तरफ। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक हाइप कर देना। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो सबसे पहले जो आधुनिक काल नाम है, ये किसने दिया था? तो शुक्ल जी ने दिया था। और शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल की भी संज्ञा दी है। या गद्य काल की भी संज्ञा दी है, ये भी आपको याद रखना है। भारतेंदु यहाँ पर देखिए डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ, उन वन लाइनरों के प्रश्नों के माध्यम से 3 क्लासेस मैंने करवा दी हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा-सा केवल क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे, है ना? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन-सी कविता है जो मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी थी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा विजयिनी विजय वैजयंती, ठीक है? इन सबके बहुत ही डिटेल में, बहुत ही गहराई से इनको मैंने पढ़ा दिया है। और भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी विजयिनी विजय वैजयंती। दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी प्रेमगंज जी के द्वारा। ठीक है, प्रेमगंज ने लिखी थी। आगे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किस आधार पर कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसको कहा जाता है? पुनर्जागरण का पितामह ये किसको कहा जाता है? आधुनिक चेतना भारतेंदु जी को कहा जाता है। और किस लिए कहा जाता है? तो आधुनिक चेतना, हिंदी गद्य नाटक का विकास और पत्रकारिता को प्रोत्साहन देने के कारण। ठीक है, आधुनिक चेतना के कारण, हिंदी गद्य नाटक का विकास करने के कारण और पत्रकारिता को प्रोत्साहन देने के कारण भारतेंदु जी को क्या कहा जाता है? हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। भारत दुर्दशा नाटक में मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय समस्या का चित्रण है? तो किस राष्ट्रीय समस्या को यहाँ पर उजागर किया गया है? तो राष्ट्रीय दुर्दशा एवं अंग्रेजी शासन की शोषण नीति। ठीक है, अंग्रेजों का शासन था। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में ये नाटक प्रकाशित हुआ था। और इसमें भारत की जो दुर्दशा है, जो बुरी हालत थी और अंग्रेजी शासन की जो शोषण नीति है, उसको यहाँ पर उजागर किया गया है। भारतेंदु युग में पत्रकारिता का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा था? तो ये था समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किसने किया था? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन। और 8 अंकों के बाद इसका जो नाम है हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया था। और चंद्रिका कौन थी? भारतेंदु जी की प्रेमिका रही हैं। भारतेंदु युग की भाषा शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? भारतेंदु युग की भाषा शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? सरल, सहज एवं खड़ी बोली जन भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। ठीक है, जन भाषा यानी कि जो आम जनता जिसका भाषा को बोलती है, उसी का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी के विकास के लिए किस भाषा का विरोध किया था? उर्दू फारसी मिश्रित भाषा का विरोध किया है। ठीक है, भारतेंदु जी ने हिंदी के विकास के लिए उर्दू फारसी मिश्रित भाषा का विरोध किया था। आगे अंधेर नगरी नाटक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, जो कि 1881 में प्रकाशित हुआ था। और ये नाटक किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये प्रहसन है, व्यंग्यात्मक नाटक जिसको कहा जाता है। भारतेंदु युग को नव जागरण काल क्यों कहा जाता है? सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जागरण के कारण कहा जाता है। ठीक है, नव जागरण काल क्यों कहा जाता है? तो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जागरण के कारण। सत्य हरिश्चंद्र नाटक का मूल संदेश क्या है? सत्य हरिश्चंद्र भी भारतेंदु जी का नाटक है और इसका मूल संदेश है सत्य और नैतिकता की विजय। भारतेंदु युग के साहित्य में किस भावना की प्रधानता मिलती है? तो राष्ट्रीय भावना की प्रधानता मिलती है, यानी कि देशभक्ति की प्रधानता देखने को मिलती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वास्तविक नाम क्या था? तो ये वास्तविक नाम था आपका हरिश्चंद्र। वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति किस प्रकार की रचना है? तो ये एक नाटक है और ये भी एक व्यंग्यात्मक या प्रहसनात्मक नाटक है। वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति ये आपका मौलिक नाटक है, ये ध्यान रखना। भारतेंदु युग में नाटक लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करना। आगे है, भारतेंदु युग में हिंदी गद्य के विकास में किस विधा का विशेष योगदान रहा है? तो नाटक और पत्रकारिता का रहा है। ठीक है, भारतेंदु युग में हिंदी गद्य के विकास में किस विधा का, यानी कि जो नाटक थी वो यहाँ पर नाटक सबसे ज्यादा लिखे गए हैं। भारतेंदु उपाधि किसने प्रदान की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो मूल नाम था वो हरिश्चंद्र था। आपको भारतेंदु की उपाधि दी गई थी और ये कब दी गई थी? 1880 ईस्वी में काशी के विद्वानों के द्वारा दी गई थी। काशी के ही रहने वाले थे भारतेंदु जी, वे याद रखना। 1850 में आपका जन्म हुआ था। भारतेंदु युग में प्रमुख रूप से किस रस का प्रभाव दिखाई देता है? तो वीर एवं करुण रस का प्रभाव दिखाई देता है। वीर एवं करुण रस।
नील देवी नाटक किस ऐतिहासिक प्रसंग से संबंधित है? नील देवी नाटक भी भारतेंदु जी का है और इसमें भारतेंदु ने एक पागल की भूमिका निभाई थी, ये याद रखना जब इसका मंचन हुआ था, तो इसमें पागल की भूमिका निभाई थी, ठीक है? ये राजपूताना या मध्यकालीन ऐतिहासिक प्रसंग से संबंधित है नील देवी नाटक। भारतेंदु युग में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार का प्रमुख कारण क्या था? तो ये था अंग्रेजी शासन का प्रभाव और सामाजिक जागृति। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार प्रचार करना क्यों जरूरी था? क्योंकि अंग्रेजी शासन का प्रभाव बहुत ज्यादा था और समाज को जागरूक करना हमारे यहाँ देशवासियों का कर्तव्य था। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा किस बोली पर आधारित थी? तो ये थी खड़ी बोली हिंदी पर। या खड़ी बोली हिंदी पर और वैसे जो गद्य की भाषा थी, गद्य में ये खड़ी बोली का प्रयोग करते थे, सरल सहज खड़ी बोली हिंदी का जो कि जनभाषा थी। लेकिन पद्य के लिए, ठीक है, जो कविताएँ वगैरह लिखी थी, 70 से भी अधिक कविताएँ आपने लिखी हैं, उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया करते थे। भारतेंदु युग के साहित्य में सामाजिक सुधार की भावना किन मुद्दों से जुड़ी हुई थी? तो सामाजिक सुधार किसके लिए किया जा रहा था? कौन-कौन सी बुराइयाँ समाज में फैली हुई थी? तो जैसे कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, अंधविश्वास आदि कुरीतियाँ, ये बुराइयाँ देश में फैली हुई थी समाज में और इनकी भावना सामाजिक सुधार के लिए, इन बुराइयों को दूर करने के लिए साहित्य लिखा जा रहा था। चंद्रावली नाटिका की रचनाकार कौन है? ये एक नाटिका है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही है। हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किसने किया था? तो ये भारतेंदु जी ने किया था। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी 3 पत्रिकाएँ हैं, जो कि भारतेंदु जी ने निकाली थी। ये सबसे पहली पत्रिका है जो 1868 ईस्वी में प्रकाशित करवाई गई थी। काशी से ही हुआ था इसका भी संपादन। आगे है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट थे, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक। इनका डिटेल आप पढ़ लीजिए ज़रूर एक बार, है ना? बहुत ही फ़ायदा मिलेगा आपको। 3 क्लासेस डाली हैं, उनको देख लेना, अदरवाइज़ एक मैराथन क्लास आपको मिल जाएगी। भारत मित्र पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे बाल मुकुंद गुप्त जी। भारत मित्र पत्र के संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त। अंधेर नगरी चौपट राजा पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो ये अंधेर नगरी नाटक से ही ली गई है, जो कि एक प्रहसन है। 1881 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो ये नाटक है। सत्य हरिश्चंद्र किस विधा की रचना है? तो ये भी नाटक है। भारतेंदु जी ने नाटक ही ज़्यादा लिखे हैं, वैसे आपके निबंध भी मिलते हैं, यात्रा वृत्तांत भी मिलता है ना? बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका से संबंधित है? तो हिंदी प्रदीप आपकी पत्रिका है। बाल मुकुंद गुप्त किस पत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का है हिंदी प्रदीप और बाल मुकुंद गुप्त का है भारत मित्र। दोनों का नाम थोड़ा-सा एक जैसा-सा लगता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस विधा में विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं? तो नाटक और पत्रकारिता के तौर पर। कवि वचन सुधा किस प्रकार की पत्रिका थी? तो ये एक साहित्यिक पत्रिका थी, ठीक है? ये कैसी थी? साहित्यिक पत्रिका थी। भारतेंदु युग में पत्रकारिता का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का प्रसार करना था। ब्रज भाषा का काव्य सौंदर्य किस रचनाकार की काव्य प्रवृत्ति से संबंधित माना जाता है? ये ठाकुर जगमोहन सिंह से माना जाता है, ठीक है? ब्रज भाषा का जो काव्य सौंदर्य है, ये रचना ये रचना किसकी है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह की है, ठीक है? ब्रज भाषा का काव्य सौंदर्य काव्य प्रवृत्ति से संबंधित हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह की काव्य रचनाओं में किस रस की प्रधानता मिलती है? ये श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख पहचान किस रूप में है? तो ये हास्य व्यंग्यकार और निबंधकार के रूप में आपकी पहचान होती है। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया था। प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं में किस शैली का प्रमुख प्रभाव है? तो व्यंग्यात्मक और विनोदी शैली का प्रभाव है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं में व्यंग्यात्मक और विनोदी शैली, विनोद प्रिय थे प्रताप जी। राधा चरण गोस्वामी की रचनाएं मुख्यतः किस परंपरा से जुड़ी हैं? तो भक्ति और श्रृंगार परंपरा से जुड़ी हुई हैं। राधा चरण गोस्वामी नाम भी आपका ऐसा ही है। राधा चरण गोस्वामी का संबंध किस काव्य धारा से माना जाता है? तो ब्रजभाषा काव्य धारा से माना जाता है। राधा कृष्ण दास, ठीक है? राधा कृष्ण, ये राधा चरण गोस्वामी और राधा कृष्ण दास है। राधा कृष्ण दास की साहित्यिक पहचान किस रूप में है? तो ये नाटककार और गद्य लेखक के रूप में आपकी पहचान है। राधा कृष्ण दास की रचनाओं में किस तत्व की प्रधानता मिलती है? तो सामाजिक चेतना और यथार्थवाद की प्रधानता मिलती है। आगे हम पंक्तियों को भी करेंगे, तो आप प्लीज़ थोड़ा-सा धैर्य बना करके रखें। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बन रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके लिए नए भी होंगे। तो पूरा पढ़ा करो, है ना? स्किप मत किया करो क्लास को। अगर आप देखते ही हो तो पूरा देखा करो। भारतेंदु युग के अन्य रचनाकारों में ब्रज भाषा का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया? तो काव्य सौंदर्य और परंपरा के निर्वाह हेतु किया गया था। ठीक है, भारतेंदु युग के
अन्य रचनाकारों में ब्रज भाषा का जो प्रयोग है किस उद्देश्य से किया गया है, तो काव्य सौंदर्य और परंपरा के निर्वाह हेतु। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का प्रमुख विषय कार्य क्या रहा है, तो इस सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग्य करना रहा है। ठाकुर जगमोहन सिंह की काव्य धारा किस पूर्ववर्ती काल से प्रभावित मानी जाती है, तो रीति काल से मानी जाती है। रीति काल से प्रभावित मानी जाती है क्योंकि आप श्रृंगार रस के में रचनाएं लिख रहे थे। श्यामा सरोजनी, श्यामा है ना, श्यामा के नाम से ही आपने कई रचनाएं लिखी हैं, पढ़ा होगा आपने, है ना। राधा चरण गोस्वामी, श्यामा इनकी प्रेमिका का नाम था और श्यामा भवन के नाम से इन्होंने अपने केंद्र भी बनाया था, ठीक है। राधा चरण गोस्वामी की भाषा की मुख्य विशेषता क्या है, तो अलंकारिकता और भावुकता है। मैंने यहाँ पर मोस्टली रचनाओं को नहीं लिखा है, वन लाइनर प्रश्न थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश की है ना, जो प्रश्न आजकल बन जाते हैं सत्य असत्य वगैरह में, है ना। तो इस तरह के प्रश्न आजकल ज्यादा बन रहे हैं। रचनाएं तो वगैरह तो आप कर ही लोगे, आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी, तो आज की क्लास थोड़ी सी बिल्कुल उनसे हट करके है। राधा कृष्ण दास के नाटकों में किस प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई देती है, तो समाज सुधार और यथार्थवाद की। प्रताप नारायण मिश्र की जो भाषा शैली है वो कैसी मानी जाती है, सरल, चुटीली और व्यंग्यपूर्ण है, ठीक है, चोट करती हुई है। भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकारों में किसने पत्रकारिता के माध्यम से सामाजिक चेतना फैलाई, तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी ने फैलाई। ठाकुर जगमोहन सिंह के काव्य में नारी चित्रण कैसा है, तो सौंदर्य प्रधान और भावुक है। ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह के काव्य में नारी चित्रण कैसा है, सौंदर्य प्रधान और भावुक है। राधा कृष्ण दास की रचनाएं किस दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, तो हिंदी गद्य और नाटक के विकास में योगदान के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह की काव्य प्रवृत्ति को भारतेंदु युग में किस रूप में देखा जाता है, तो रीतिकालीन श्रृंगार परंपरा का पुनरुत्थान के रूप में देखा जाता है। भारतेंदु युग में ब्रज भाषा के संरक्षण का कार्य मुख्यतः किन रचनाकारों ने किया है, तो ठाकुर जगमोहन सिंह और राधा चरण गोस्वामी का नाम यहाँ पर आता है। आगे ये प्रताप नारायण मिश्र के व्यंग्य की प्रमुख विशेषता क्या रही है, तो सामाजिक कुरीतियों पर तीखा लेकिन हास्यपूर्ण प्रहार करना। भारतेंदु युग के सहायक रचनाकारों में किसकी भाषा सर्वाधिक अलंकारिक मानी जाती है, तो राधा चरण गोस्वामी की मानी जाती है, जो कि ब्रज भाषा से संबंधित रहे हैं। भारतेंदु युग में इन रचनाकारों की भूमिका किस रूप में देखी जाती है, तो परंपरा और आधुनिकता के मध्य सेतु के रूप में देखी जाती है। राधा चरण गोस्वामी की भाषा में किस काव्य धारा का प्रभाव है, तो रीतिकालीन काव्य धारा का है। राधा चरण गोस्वामी और ठाकुर जगमोहन सिंह। प्रताप नारायण मिश्र को भारतेंदु मंडल में किस विशेषता के कारण अलग स्थान प्राप्त है, तो तीखे व्यंग्य और पत्रकारिता कौशल के कारण। राधा कृष्ण दास के साहित्य में किस प्रकार की चेतना प्रमुख है, तो सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना प्रमुख है। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाओं में किस प्रकार का नारी चित्रण मिलता है, तो आदर्शवादी और सौंदर्य प्रधान है। भारतेंदु युग में सहायक रचनाकारों द्वारा ब्रज भाषा के प्रयोग का मुख्य कारण क्या था, तो परंपरा का निर्वाह करना और काव्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति करना। भारतेंदु युग के इन रचनाकारों की भाषा में किस प्रकार का द्वंद्व दिखाई देता है, तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली का द्वंद्व दिखाई देता है। भारतेंदु युग के सहायक रचनाकारों का समग्र योगदान किस रूप में मूल्यांकित किया जाता है, तो हिंदी साहित्य के संक्रमण काल को सुदृढ़ करने में। आगे आती है कुछ प्रमुख पंक्तियां, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले, हरकी उठी सवर्णी भुजा, खरकी उठी तलवार। अगर अभी तक आप क्लास को देख रहे हो, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज पहले लाइक कर दीजिए, है ना। सारे बच्चे आप भूल जाते हो, केवल 10-5 बच्चे ही ऐसे हैं जो लाइक करते हैं, है ना, जो किसी की वैल्यू समझते हैं, किसी की मेहनत की, है ना। आप ऐसा ना किया करें, आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला ही होगा, ठीक है। हम नहीं देखते कि कौन लाइक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, लेकिन कहते हैं ना, गॉड सबको देख रहा है। हरकी उठी सवर्णी भुजा, खरकी उठी तलवार, हाय वह भारत बहु भारी। ठीक है, ये पंक्तियां मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखी हुई हैं, तो देखते हैं आगे ये सारी पंक्तियां किसकी हैं। अगर आपको पता है तो आप गैस करिए, ठीक है। हरकी उठी सवर्णी भुजा, खरकी उठी तलवार, हाय वह भारत भुव भारी, कहाँ करुणा निधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन करी भारतवासी। ठीक है, आगे, पिए पियारे तिहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। अखियां दुखियां नहीं मानती हैं, प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा के समय सब गरबा लगाम है ना। ये जग की रीति है, जब आदमी विदा होता है ना, तो सब क्या करते हैं, गरबा यानी कि गले से लगाते हैं उसको। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी। आगे, भीतर भीतर सबरस चूसे, हंस हंस के तन मंदन मूसे, है ना। ये पंक्तियां हैं। जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। ये मुकरी है ना, मतलब बात को कह करके बात से मुकर जाना, है ना। ये क्या होती है, मुकरियां होती है, जो कि भारतेंदु जी ने लिखी थी। ये सारी पंक्तियां जो अभी तक हमने पढ़ी, भारतेंदु जी
श्री राधा माधव युगल चरण रस अंजन को मस्त बना। ठीक है, श्री राधा माधव युगल चरण रस अंजन को मस्त बना। आगे है पागल करी मोही करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। ठीक है, शराब ने मुझे पागल कर रखा है और मुझे खराब कर रही है। ये भी मुकरी है और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। आगे देखते हैं, अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दाहू पर हैं वारे। ये पंक्ति जब दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहा गया था तो छोपूर्ण कविता किसने लिखी थी? तो प्रेमघन जी ने लिखी थी और ये पंक्ति वहीं से ली गई है। आगे है, भयो भूमि भारत में महाभयकर भारत, भय वीर बल सकल सुभट एक ही संग गावत। ये पंक्ति भी किसकी है? तो प्रेमघन जी की है। आगे बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने तिन बिच वियोग बुलाइए ना, घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम अहो विथा बारी वृथा बरसाइए ना, चित चैत की चांदनी चाहत भरी चर्चा चलवे की चलाइए ना, धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजा बनी। ये बद्री नारायण प्रेमघन जी की पंक्तियां हैं। आगे पढ़ी कमाए कीवो का हरे ना देश कलेश, जैसे कांता घर रहे वैसे रहे विदेशी। बेरोजगारों की स्थिति पर प्रताप नारायण मिश्र जी ने पंक्तियां लिखी हैं। आगे सब छोड़ी तुम्हें हम पायो अहो, तुम छोड़ी हमें पायो कहाँ। ठीक है ना, तुम छोड़ी हमें पायो देख लेना, ये सब छोड़ी तुम्हें हम पायो अहो। ये पंक्ति किसकी है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह की है। अवियों और आवत है सजनी मिल जाऊं गले लग के छतियां, जगमोहन मोहिनी मूर्ति के बिना कैसे कटें दुख की रतियां। ठाकुर जगमोहन सिंह की है ना। आगे जो विषया संतन तजी मूड ताही लपटात, जो नर डारी वमन करी स्वान स्वाद ते खात। ये राधा कृष्ण दास जी की पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर हमारी कुछ पंक्तियाँ और वन लाइनर प्रश्न हमने देखे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। हाइप कर दिया करो बच्चों, है ना? आपका आप जितना ज़्यादा सपोर्ट यूट्यूब पर करोगे उतना ही बहुत अच्छा-अच्छा मैटर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और भारतेंदु जी की आदि काल से रीति काल तक भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसके बाद कौन-सा टॉपिक स्टार्ट करूँ? क्या ये द्विवेदी युग की तरफ बढ़ना है या फिर पहले काव्य शास्त्र को पढ़ना है? आप बता दीजिएगा, क्योंकि अब सैटरडे, संडे को हम कुछ और रिवीजन की क्लासेस करेंगे, है ना? आदिकाल से लेकर के भारतेंदु काल तक, और फिर मंडे से हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपके लिए यूज़फुल रही होगी। और केवल पंक्तियों की क्लास है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नोट करते हुए चलिए साथ में, या फिर चाहें तो आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। द्विवेदी युग की प्रमुख पंक्तियों की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर श्रीधर पाठक की पंक्ति को। श्रीधर पाठक जी की क्या पंक्तियां हैं? वंदनीय वह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी। ये वंदनीय है वह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा समझो बच्चा इसका भेद। ये जगत है सच्चा तनिक नहीं कच्चा समझो बच्चा इसका भेद, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। आगे है प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती। प्रकृति यहाँ एकांत बैठ निज रूप संवारती। ये काश्मीर सुषमा जो आपकी रचना है श्रीधर पाठक जी की, उससे पंक्ति ली गई है। आगे नाना कृपान निज पानी लिए वपु नील परिधान किए। नाना कृपान निज पानी लिए वपु नील परिधान किए, श्रीधर पाठक की पंक्ति है। आगे यह मोर नचावत शोर मचावत श्वेत श्वेत बग पाति उड़ावत, नंदन प्रसून प्रसून मकरंद बिंदु मिश्रित समीर बिनु धीर चलावत। ठीक है, मचावत, उड़ावत, चलावत, इस तरह से आप कीवर्ड्स पकड़ लेना। ठीक है, जैसे भी आपको याद होती हैं वो श्रीधर पाठक की हैं। मतलब देखिए पंक्तियां हमें पूरी पूरी याद नहीं होती हैं, तो आपको क्या करना है कि उनका कोई भी कीवर्ड्स, मतलब नचावत मचावत किसने कहा है? श्रीधर ने कहा। ऐसा करके कुछ भी आप याद रख लीजिए, लेकिन आपको ये याद करना बहुत जरूरी है, स्किप मत करना, वरना आप नुकसान उठा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सभी पंक्तियाँ आपको देखने को मिल जाएँगी द्विवेदी युग की, इससे बाहर नहीं आती हैं, है ना? चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम उठा कर के देख लो। आगे विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। ये भी पंक्ति श्रीधर पाठक की है। ठीक है, विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था और रजनी का उदय था। आगे निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग। ठीक है, अपनी भाषा को ही बोलिए, लिखिए, पढ़िए, है ना? सब लोग अपनी भाषा को ही पढ़िए। जैसे निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति का मूल, ये भी किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी भाषा पर बल दिया था। वैसे श्रीधर पाठक जी भी कह रहे हैं, करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग।
है, तो यहाँ पर निज भाषा की तरक्की के लिए, निज भाषा के उपयोग के लिए यहाँ पर बल दिया गया है। आगे कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला सुमंजू वीणा बजा रही है। कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला, है ना? बाला यानी का बालिका को बोलते हैं, सुमंजू वीणा बजा रही है, सुरों के संगीत की सी कैसी सुरीली गुंजार आ रही है। तो ये श्रीधर पाठक की पंक्तियां हैं। इस भारत में वन पावन तू ही तपस्वियों का तप आश्रम था। जग तत्व की खोज में लग्न जहाँ ऋषियों ने अभग्न किया श्रम था। तो ये जो हमारे श्रीधर पाठक हों, चाहे वो ये स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं शुक्ल जी के अनुसार, ना ये सब हम पीछे की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो अदरवाइज एक मैराथन क्लास आएगी, उसमें देख लेना। और यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो ये जितने भी हमारे उस समय के लेखक थे, हमारा देश गुलाम तो था ही अंग्रेजों का शासन यहाँ पर था। तो इसीलिए सभी ने ना कहीं न कहीं अपने देश को जागरूक, अपने देश के लोगों को जागरूक करने के लिए ही बहुत सारी रचनाएँ लिखी थी, है ना? तो इन पंक्तियों से आपको ये अर्थ समझ में आ रहा होगा तो समझ में आ जाएगा। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी की कुछ प्रमुख पंक्तियों को देखेंगे। सुरम्य रूपे रस राशि रंजिते विचित्र वर्णाभरणे कहाँ गई? सुरम्य रूपे रस राशि रंजिते विचित्र वर्णाभरणे कहाँ गई? अलौकिकानंद विधायिनी महाकविंद्र कांते कविते अहो कहाँ? मांगल्य मूल में वारिद वारी वृष्टि। ये पंक्ति किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। आगे कहते हैं कि तुम ही अन्नदाता भारत के, सचमुच बैल राज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाने दाने को मोहताज। तो ये किसानों का जो सम्मान है उसके लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये पंक्ति कही है। आगे श्रीयुक्त नागरी विहारी दशा तिहारी, श्रीयुक्त नागरी विहारी दशा तिहारी, होवे विषाद मन माही अतीव भारी। ठीक है, अतीव भारी तो बहुत ही भारी क्या है? विषाद यानी कि मन में दुख पैदा होता है ना? दशा को देख करके, किस दशा को देख करके? देश की दशा को देख करके क्या होता है? मन में बहुत ही भारी दुख होता है। आगे भैंसी भवानी के तब सेवा लागे करण पठव पढ़व गा छूटी, बटवन दूध दुहा इन हाथन धार न कबहू दुहत माँ टूटी। भैंसी भवानी की तब सेवा लागे करण पढ़व गा छूटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पंक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के भैंसी भवानी महावीर प्रसाद द्विवेदी इस तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, सारी प्रजा निपड़ दीन दुखी जहाँ कर्तव्य क्या ना कुछ भी तुझको वहां। देखिए, मैं ये नहीं कहती आपको कि सब कुछ आप ट्रिक से ही याद करिए, क्योंकि जब तक आप कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तो लंबे समय तक आप चीज़ों को याद नहीं रख पाएँगे, है ना? कंसेप्ट क्लियर कीजिए, पूरा-पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बार-बार रिवीजन कीजिए, यही सफलता की असली चाबी होती है ना? अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी सब्जेक्ट कुछ भी हो, है ना? जब तक आप मूल किताबों को या उनको नहीं पढ़ते, और ये सारी जो चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ, आपको जो नोट्स पढ़ा रही हूँ ना, वो सब मूल किताबों पर ही आधारित हैं। तो ये हमारी पंक्ति महावीर जी की हो गई। आगे देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। ना, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी? आओ विचारें आज मिलकर यही समस्याएं सभी, है ना? हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, ये मैथिली शरण गुप्त, ये याद रखना। आगे कहते हैं नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। ठीक है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। रत्नाकर बोलते हैं समुद्र को। आगे है नदियां प्रेम प्रभा फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। शेष फन क्या है? शेषनाग का जो फन है वो सिंहासन बना हुआ है। आगे करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। अपनी मातृभूमि, अपनी राष्ट्रभूमि के लिए मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। ठीक है, भूलोक का गौरव प्रकृति की पुण्य पुण्य लीला स्थल कहाँ? भूलोक का गौरव प्रकृति की पुण्य लीला स्थली कहाँ? आगे कहते हैं संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारत वर्ष है। ठीक है, हमारे भारतवर्ष में आप जानते हैं कितने ऋषि मुनि पैदा हुए हैं, कितने बड़े बड़े महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया है। तो ये कौन सा है? भारतवर्ष है, ऐसा कहते हैं कौन? मैथिली शरण गुप्त जी। आगे कहते हैं कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, बल्कि उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। जो भी कविताएं रचनाएं लिखते हैं, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। और महावीर जी ने भी ये बात कही थी
कि छोटी से चींटी से लेकर के पहाड़ तक पर कविताएँ की जा सकती हैं। हमारा केवल मनोरंजन का ही कर्म नहीं होना चाहिए, हमारा केवल मनोरंजन परक ही रचनाएँ नहीं हैं, बल्कि उनका कुछ न कुछ उपदेश होना चाहिए, कुछ न कुछ उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षाप्रद होनी चाहिए। ठीक है? हर कविता से कुछ न कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की भी पंक्ति थी और यहाँ पर ये किसने कहा है? मैथिली शरण गुप्त भी कहते हैं। कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए बल्कि उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। आगे सखी नील नवसर से उतरा ये हंस आहा तरता तरता। सखी नील नवसर से उतरा ये हंस आहा तरता तरता मैथिली शरण गुप्त की है। आगे राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करें। कि राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करें मैथिली शरण गुप्त की है। मैं बार-बार लेखक का नाम इसलिए आपको बोल रही हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे क्योंकि जब आप कोई भी पंक्ति पढ़ो या कोई भी प्रश्न पढ़ो ना उसके साथ में लेखक का नाम पढ़ो, बार-बार पढ़ो, बार-बार बोलो अपने मुँह, है ना? फिर अपने आप ही याद होती चली जाती हैं। आगे घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य, है ना? घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य। ये पंक्ति भी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। आगे कहते हैं वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह धनी। है, ये पंक्ति भी मैथिली शरण गुप्त की है। आगे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। जब एक पुराना ज़माना था, जिस समय ये वाला जो पंक्ति है बहुत पूछी जाती थी जिसमें अनुप्रास अलंकार होता था। आजकल तो ख़ैर अलंकार भी ऐसे पूछते हैं कि जिन अलंकारों को कभी किसी ने पढ़ा ही नहीं है ना? टीजीटी पे का पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले ये वाला ना बहुत ही पूछा जाता था जिसमें अनुप्रास अलंकार होता था। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, आगे स्वच्छ चांदनी छिटक रही है अवनी और अंबर तल में, है ना? तो ये पंचवटी से ली गई पंक्तियाँ आप जानते हैं मैथिली शरण गुप्त ने नामक एक काव्य रचना की थी जिसको हमने पढ़ा था। मैथिली शरण गुप्त को तो मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया है, वैसे तो सभी को बहुत डिटेल में पढ़ाया है ना? जिन्होंने क्लासेस देखी होंगी वो बता सकते हैं यहाँ पर और बाकी अ, आपने ये सब मैंने प्रकाशन वर्ष के साथ क्रमानुसार सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है, बहुत ही डिटेल में। है ना? आप एक बार पढ़ लेना अगर कांसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया ना, तो आपके लिए फिर रिवीजन अलग से कोई कुछ दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कांसेप्ट क्लियर करने पर बस फ़ोकस कीजिए। आगे अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आँचल में है दूध और आँखों में है पानी। ठीक है? सखी वे मुझसे कहकर जाती, ये 2 अलग-अलग पंक्ति हैं और दोनों ही यशोधरा से ली गई हैं। यशोधरा 1933 में प्रकाशित हुआ था जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला नाम यहाँ पर आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अवराजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये पंक्ति किसकी है? तो प्रिय प्रवास की। दिवस का अवसान समीप था, इतना तो सब याद कर लेते हैं, पूरा याद कर लीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है ना? आगे जी से प्यारा जगत हित और लोक सेवा जिसे है प्यारा सच्चा, अवनितल में आत्म त्यागी वही है। ठीक है? जी से जिसको जगत हित यानी कि लोक सेवा जिसको बहुत प्यारी है, जिसको अपने समाज का कल्याण करना अच्छा लगता है, समाज की भलाई करना अच्छा लगता है, वही असलियत में आत्म त्यागी कहा जा सकता है, ऐसा अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं। आगे कहते हैं प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सारा कहाँ है? ठीक है? प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? ये भी अयोध्या जी कहते हैं। आगे है क्यों पले पीस कर किसी को तू है बहुत बुरी पॉलिसी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। ये चोखे चौबदे नामक जो रचना है उसे लिया गया है। आगे देख कर वादा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं रह भाग्य भरोसे के सॉरी रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। ये करमवीर नामक जो इनकी कविता है उससे लिया गया है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। ये फूल और कांटे नामक जो काव्य रचना है उससे रचना पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है? फूल और कांटे एक ही जगह पर पैदा हो जाते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालता है, रात पर चांद भी उनमें एक जैसा ही चांदनी डालता है, चमकता है। ठीक है? तो फूल और कांटे से लिया गया है। आगे शोभा वारिधि की अमूल्य मनीषी लावण्य लीलामयी श्री राधा मृदु भासिनी मृग दृगी माधुर्य सन मूर्ति थी। ये पंक्ति भी हरिऔध जी की है। शोभा वारिधि किसकी? शोभा वारिधि याद रखना अयोध्या जी, अयोध्या की।
धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे, आई दोसा फिर गत हुई, दूसरा वार आया। ठीक है, धीरे धीरे दिन गत हुआ मतलब दिन चला गया, पद्मिनी नाथ डूबे, पद्मिनी नाथ बोलते हैं सूर्य नारायण को, ठीक है, सूर्य देवता को बोलते हैं। तो पद्मिनी नाथ डूब गए और आई दोसा फिर गत हुई, फिर दूसरा, और आई दोसा मतलब रात हुई, फिर चली गई और फिर दूसरा वार शुरू हो गया। ये भी हरिऔध जी कहते हैं। आगे चार डग हमने भरा तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी। ठीक है, अयोध्या जाने के लिए बहुत सारा मैदान अभी तय करना है, तो चार डग भरने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, राम मंदिर के दर्शन करने हैं ना आपको, तो अच्छे से याद कर लीजिए। आगे है गया प्रसाद शुक्ल सनेही। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की पंक्ति यहाँ पर दो तीन है। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा छुद्र हूँ, तू है महासागर अगम तो मैं एक धारा छुद्र हूँ, तू है महानद तुल्य तो मैं एक बूंद समान हूँ, तू है मनोहर गीत तो मैं एक उसकी तान हूँ। ठीक है, ये सनेही जी की पंक्ति है। आगे जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। स्वदेश नामक जो आपकी रचना है उसी से ये पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है, स्वदेश से ही ली गई हैं, ये भी ध्यान रखना। राम नरेश त्रिपाठी जी की पंक्तियां, राम नरेश त्रिपाठी जी ने हमने पढ़ा था कि ये बाल कविताओं को लिखने के लिए यानी कि बाल साहित्य को लिखने के लिए प्रवर्तक माने जाते हैं, ये आधुनिक भारत के आधुनिक साहित्य के। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी जी, और इन्होंने एक प्रार्थना लिखी थी जो आज भी हमारी बहुत सारे विद्यालयों में गाई जाती है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ सारे बच्चे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, हाइप भी कर दीजिए। आप लोग हाइप नहीं करते हो, है ना? जब आप लाइक करते हो तो एक हाइप का ऑप्शन आता है, इतना तो आप जानते ही होंगे, सब पढ़े लिखे हैं। है ना? हाइप कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और भी गरीब बच्चों की कुछ हेल्प हो सके। काफ़ी अच्छा कंटेंट है जो मैं आपको अभी फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ, सबको दे रही हूँ यूट्यूब पर, और टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ भी मिल रही है, तो टेलीग्राम चैनल भी आप जॉइन कर लेना, ठीक है? आगे देखते हैं, प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित। प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, याद रखना ये किसका है, राम नरेश त्रिपाठी की पंक्ति है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, बहुत बार पूछी गई ये पंक्ति। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ठीक है, अब प्रेम पर क्या करना है, प्राण निछावर करना है। प्रेम का मतलब लेखक का यही नहीं है कि जो प्रेम अगर आप गलत समझते हो तो, है ना? प्रेम है अपने देश से प्रेम करो, है ना? अपने देश से प्रेम करो, समाज से, अपने परिवार से, किसी से भी प्रेम करो, लेकिन उसके लिए सब कुछ त्याग दो। आगे गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिका हीन, गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिका हीन, यों ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। ठीक है, प्रेम पर यहाँ पर बहुत ज्यादा बल दिया है राम नरेश त्रिपाठी जी का। कई इनकी पंक्तियां हैं जिनमें प्रेम शब्द बार बार आता है, तो ये याद रखना। ठीक है, गंध विहीन फूल है जैसे कि चंद्र चंद्रिका हीन, यानी कि अगर मनुष्य के जीवन में प्रेम नहीं हो, किसी से प्रेम नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है, चुपचाप अपने अपने आप में खोया रहता है ना, किसी से बोलता चालता नहीं, किसी से प्रेम नहीं करता, उसका जीवन कैसा है, बिल्कुल फीका फीका है ना, यूं ही आया और यूं ही बीत गया। आगे कहते हैं कि प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंख अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। ठीक है, तो ये पंक्ति भी राम नरेश त्रिपाठी जी की है। देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र, देखो मैंने बोला था ना यहाँ पर देश प्रेम की बात की जा रही है लेखक के द्वारा बार बार। देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। अब ये बार बार प्रेम का शब्द का सुन के ना जिन बच्चों के मन में मतलब धड़कनें तेज हो रही है ना, वो बहुत गलत सोच रही हूँ, मुझे पता है ना? क्योंकि मैं जानती हूँ आप सब जिस भी उम्र के बच्चे हो, तो गलत मत सोचा करो। देश प्रेम भी हमारा बहुत बड़ा एक प्रेम होता है, उससे भी प्यार करना चाहिए, अपने देश से भी और अपने परिवार के लोगों से, सबसे, इंसान से। कबीर जी कहते हैं कि ढाई अक्षर के प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ठीक है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अगर आपने प्रेम नामक शब्द को समझ लिया तो आपके लिए वही ईश्वर है। आगे अमल असीम, देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, ये भी राम नरेश त्रिपाठी का है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता है ना? अपना सुख शोक नहीं कह सकता है जो पराधीन होता है दूसरों के। उस वक्त हमारा देश गुलाम तो था ही, है ना? तो पराधीनता की, स्वतंत्रता की बातें बहुत आती हैं कवियों के रचनाओं में। तो पराधीन रहकर
कोई भी, हम चाहे किसी के भी पराधीन हो, जैसे कि औरत भी मान लीजिए अपने ससुराल वालों के कभी-कभी इतना पराधीन होती है कि वो अपना दुःख तक किसी को नहीं कह सकती, अपना शोक तक नहीं कह सकती, सुख तक कभी-कभी नहीं कह सकती, है ना? तो सुख, शोक ना कह सकता है, चाहे वो कोई भी हो, जैसे मान लीजिए पशु क्यों ना हो, है ना? पशु वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है, पशु तो सह लेते हैं, कितना मारो, पीटो, कुछ भी करो, ना बेचारे भागेंगे, ना वापस मारेंगे, बस चुपचाप सहन करते रहते हैं, है ना? तो पराधीन रहकर तो किसी कोई भी अपना सुख और शोक नहीं कह सकता, केवल पशु ही सह सकते हैं इस अपमान को। आगे लाला भगवान दीन जी की पंक्ति है, कहो तो आज कह दें आपकी आंखों को क्या समझे, सीता सिंदूर मृग मद युक्त अद्भुत कुछ दवा समझे। ये लाला भगवान दीन जी की पंक्तियां हैं जो 3 उपनाम का प्रयोग करते थे उर्दू में लिखने के लिए, है ना? पढ़ा था हमने। नाथूराम शर्मा शंकर की अगर बात करें तो इनकी पंक्ति भी बहुत पूछी जाती है। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। उस वक़्त की जो रचनाएँ थी ना, ज़्यादातर समय क्या था, सभी कवियों की रचनाओं में कहीं न कहीं हमें राष्ट्रीय भक्ति का स्वर सुनाई पड़ता था। ठीक है? प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर यानी कि भलाई के लिए करना होगा। आगे छड़ी धार छैल छबीले बनो, छड़ी धार छैल छबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो, ना चूको भले भोग भोगी बनो, किसी बेड़नी के वियोगी बनो। कि ये भी पंक्ति किसकी है? अ, पढ़ रहे हैं। हाँ, नाथूराम शर्मा शंकर की है। आगे भड़क बुला दो भूतकाल की सजिए वर्तमान के साज, फैशन फेर इंडिया भर के गोरे गौड़ बनो ब्रजराज। ये भड़क बुला दो भूतकाल की सजिए वर्तमान के साज, साज मतलब पिछला भूतकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उन सब चीजों को भुला दीजिए और केवल वर्तमान में देखिए फैशन फेर इंडिया भर के गोरे गौड़ बनो ब्रजराज। ठीक है, ये पंक्तियां इसकी हैं, याद रखना। आगे है शंकर नदी नद नदी सन के नीरन की भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी। ठीक है, शंकर नदी नद नदी सन के नीरन की भाप बन अंबर ते ऊंची उठ जाएगी। ठीक है, ऊंची चढ़ जाएगी, ये भी नाथूराम शर्मा शंकर की पंक्ति, इनको याद रखना। इनको डिटेल में आपको पढ़ना है तो थोड़ा-सा पीछे जाइए और सभी क्लासेस को देख लीजिए, है ना? जगन्नाथ दास रत्नाकर की अगर हम बात करें, पीछे की आप क्लासेस देख लेंगे, तो ही आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। बाकी आपको जो स जैसे भी अच्छा लगता है, जो आपको पढ़ना है, वो पढ़ लीजिए। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की देखते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर आप जानते ही हैं, इन्होंने खड़ी बोली के विरोध में कई कथन कहे थे, जो हम पीछे पढ़े थे और रत्नाकर जी लास्ट तक केवल ब्रज और ब्रज भाषा में ही लिखते रहे थे। ना नंद और जसुमत के प्रेम पगे पालन की, लाड भरे लालन की लालच लगावती। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है? नंद और जसुमती रत्नाकर की है। रूप रस पीवत अघात ना होते, दिखा देती हूँ। रूप रस पीवत अघात ना होते, जो तब सोई अब आंसू है उबरी गिरवो करे। ठीक है, रूप रस पीवत किसकी है? रूप रस पीवत कौन? रत्नाकर, रत्नाकर बोलते हैं समुद्र को। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जवई लगी, पावन जवई लगी। ठीक है, सुधि ब्रज गावनी में पावन जवई लगी। पावन ब्रज गावनी यानी कि ब्रज भाषा इनको बहुत ही पावन लगती थी, ऐसे याद कर लेना किसको लगती थी? रत्नाकर को लगती थी। आगे दीन दशा देखी ब्रज बालिनी की उद्धव की, गर्गो गुमान ज्ञान गौरव कुठाने से। ठीक है, ये भी किसकी है? रत्नाकर की। दीन दशा देखी ब्रज बालिनी की उद्धव की, दीन दशा देखी किसने? रत्नाकर यानी कि समुद्र की। आगे है कान्हे दूत के धों ब्रह्म दूत हैं पधारे आप। कान्हे दूत के धों ब्रह्म दूत हैं पधारे आप, ये उद्धव जी के लिए कहा गया है। धारे प्रण फेरन को मति ब्रज बारी की रत्न हमने पीछे पढ़ा था। इन्होंने भी ब्रह्मर दूत की जो परंपरा चलती आ रही थी उसमें उद्धव शतक नाम का, उद्धव शतक से एक ग्रंथ लिखा था उद्धव शतक। ठीक है, ये ब्रह्मर गीत परंपरा का था और उद्धव शतक से ही ये जो पंक्तियां हैं, ये 2-3 पंक्तियां ली जा रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सत्यनारायण कविरत्न का। अलबेली कहू बेली, अलबेली कहू बेली द्रुमन सो लिपटी सुहाई, धोए धोए पातन की अनुपम कमनाई। क्या? अलबेली कहू बेली द्रुमन सो लिपटी सुहाई, धोए धोए पातन की अनुपम कमनाई। आगे लखी व सुषमा जाल लाल निज बिन नंद रानी, हरी सुधी उमड़ी घुमड़ी तन और अति अकुलानी। लखी व सुषमा जाल लाल निज बिन नंद रानी, हरी सुधी उमड़ी घुमड़ी तन और अति अकुलानी। ये पंक्तियां याद रखना।
आगे है, ठीक है? ये सत्यनारायण कविरत्न जी की पंक्ति है। आगे देखते हैं, कौन भेजो दूत, पूत सो बिथा सुनावे, बातन में बहराई जाई ताको ये लावे। ठीक है? बातन में बहराई जाई ताको ये लावे। आप इन पंक्तियों को लिखिए और साथ-साथ में सबके पीछे लिखते चलिए, कविरत्न सत्यनारायण कविरत्न है ना, इस तरह से लेखक का नाम। फिर देखना, कौन कहता है याद नहीं होती हैं पंक्तियाँ, सब याद हो जाती हैं। नित नव परत अकाल, काल को चलत चक्र चहु। नित नव परत अकाल, काल को चलत चक्र चहु। जीवन को आनंद ना देखो, जात यहाँ कहूँ। ठीक है? जीवन को आनंद ना देखो, जात यहाँ कहूँ। ये भी सत्यनारायण कविरत्न जी। आगे, जे तजी मातृभूमि सो ममता होत प्रवासी। जे तजी मातृभूमि सो ममता होत प्रवासी, तिन्हे विदेशी तंग करत दे विपदा खासी। ठीक है? तिन्हे विदेशी तंग करत दई विपदा खासी। आगे, पढ़ी ना अक्षर एक, ज्ञान सपने ना आयो पायो। ठीक है? पढ़ी ना अक्षर एक, ज्ञान सपने ना पायो, दूध दही चाटन में सवरो जन्म गवायो। ये भी किसने कहा है? सत्यनारायण कविरत्न जी कहते हैं। तो यहाँ पर आज की हमारी ये क्लास कंप्लीट हुई। आप जानते हैं द्विवेदी युग की सारी पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सभी को आपको याद रखना है किसकी पंक्तियाँ हैं, और जो आपको साथ में अ, ग्रंथ का नाम बता दिया उसको याद रख लेना। ग्रंथ का नाम हमेशा ही पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट होता है वो कभी-कभी पूछ लिया जाता है। उनको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। लाइक आप शेयर शेयर ज़रूर। अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन भी लेना चाहते हैं, तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम आज तक नहीं गया है जिसमें पंक्तियों से प्रश्न ना पूछे जाएँ। बल्कि आजकल तो बदलते हुए पैटर्न के अनुसार पंक्तियों से प्रश्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, कथन और पंक्तियाँ। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आई हूँ, वो है छायावाद और उत्तर छायावाद। सभी कवियों की, जो प्रमुख कवि हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी की पंक्तियाँ लेकर के आई हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। छायावाद और उत्तर छायावाद का पूरा कंप्लीट मैं कंटेंट पढ़ा चुकी हूँ, वहाँ से बाहर तो क्या ही आएगा। और आज हमारी, मैंने आपसे बोला था कि पंक्तियाँ मैं अलग क्लास में करा दूँगी, तो इसलिए यहाँ पर मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ। तो चलते हैं, पूरी क्लास मेरे साथ ज़रूर देख लेना। चाहें तो साथ में आप लिखते चलिए, नोट्स बना लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, ताकि आपको चीज़ें साथ के साथ में याद हो जाएँ। केवल पढ़ना ही नहीं है, याद भी करना है। ठीक है? सबसे सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्तियों को। छोड़ द्रमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूलोचन। ये पता नहीं कितनी बार ये पंक्ति पूछी गई है ना? कोई भी आप पीवाईक्यू कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को ही मिलेंगे, ठीक है? प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना? कहाँ-कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। ये भी पंत जी की पंक्ति है। अरुण अधरों की पल्लव प्रात है, प्रात मोतियों सा हिलता हिमहास। अरुण अधरों की पल्लव प्रात, प्रात किसकी है? पंत की पंक्ति है। आगे, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है, श्रांत क्लांत निश्चल। तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित, मृदु करतल, लहरे और पर कोमल कुंतल। ये जो पंक्ति है ना, इसको देखकर ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे एक कामायनी की पंक्ति हो। अगर पेपर में आ गई तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या लगाएँगे? कामायनी, लेकिन ये कामायनी की पंक्ति नहीं है। ठीक है? ये सैकत सैया पर दुग्ध धवल, ये किसकी है? पंत जी की पंक्ति है। आगे, इस धाराशाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। ये शाश्वत जो संगम है वो भी किसका है? पंत जी का है। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों गान। ठीक है? तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों का गान। तो ये भी पंत जी की पंक्ति है। धूम धुआरे काजर कारे, हम ही बिकरारे बादर, मदन राज के वीर बहादुर, पावस के उड़ते फणीधर। धूम धुआरे काजर कारे, ये भी पंत जी की पंक्ति है। एक एक जगह पर आप नोट करते चलिए, जो कीवर्ड्स आप पकड़ना चाहें, है ना? याद करना भी बहुत ज़रूरी है पंक्तियों को। और इससे पहले जितना भी हमारा हिंदी साहित्य है, उन सबको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं ना, तो आप नए जुड़े हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोज़ को देख लेना। आगे है, धूलि की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधु में गान। या धूलि की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधु में गान। वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान। निकलकर आँखों से
निकलकर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, ठीक है? निकलकर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये भी किसकी है? पंत जी की पंक्ति है। द्रुत झरो जगन के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, हिम ताप पीत मधुवात भीत, तुम वीतराग जड़ प्राचीन। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शुष्क शीर्ण, हिम ताप पीत मधुवात भीत। ये किसकी पंक्ति है? तो इतना याद रख लेना, है ना? वैसे तो देखो पूरा याद करना ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो एक्सपर्ट है ना वो बच्चों को फँसाने की कोशिश करते हैं। और फँसाने के लिए वो क्या करते हैं कि जो बार-बार पूछा जाता है उस चीज़ को ना पूछ करके जिसको बच्चे छोड़ देते हैं उस चीज़ को ज़्यादा पूछ रहे हैं। इसीलिए हमें जो पेपर है वो कठिन लगता है। तो इसीलिए केवल इतना ना पढ़ कर के इसको पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है और पूरा याद भी कर लीजिएगा। लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्ष स्थल पर। आगे दूर उन खेतों के उस पार जहां तक गई नील झंकार। दूर उन खेतों के उस पार जहां तक गई नील झंकार, ये भी पंत जी की पंक्ति है। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की पंक्तियों को। मैं नीर भरी दुख की बदली परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। ठीक है, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये तो आपने बहुत बार पंक्ति पढ़ी होगी। परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट के आज चली, ये महादेवी वर्मा जी की पूरी पंक्ति है, ठीक है। पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की कीड़ा, तुमको पीड़ा मैं ढूंढा तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। ये भी महादेवी जी की है। जो तुम आ जाते एक बार कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते पन पराग, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग। ये भी किसकी है? जो तुम आ जाते एक बार, महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। क्या पूजा क्या अर्चन रे, ठीक है, क्या पूजा क्या अर्चन रे, ये भी किसकी है? ये भी महादेवी वर्मा की पंक्ति है। क्या पूजा क्या अर्चन रे, है ना? वियोग में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आगे उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, ठीक है। क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। मेरा जो छोटा सा जीवन है उस असीम का क्या है? सुंदर मंदिर है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रति पल प्रियतम का पथ आलोकित कर। क्या मधुर मधुर मेरे दीपक जल। आगे है मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ, है ना? मिलन का मत नाम लो, मैं तो विरह में पूरी तरह से क्या हूँ? घुल गई हूँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ। ये भी महादेवी वर्मा की पंक्ति है। विश्व का क्रंदन भुला देगी, मधुप की मधुर गुनगुन क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। तू ना अपनी छाँ को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको है दूर जाना। ठीक है, ये भी किसका है? महादेवी वर्मा की पंक्ति है। आगे वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। तो हमें कभी भी क्या नहीं है? मुस्कुराते रहना चाहिए, हमेशा जलते रहना चाहिए तारों की तरह, दीपक की तरह। तो ये भी महादेवी वर्मा की पंक्ति है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की कुछ पंक्तियों को जो कि इम्पोर्टेंट है। उम्मीद यही करती हूँ कि आज आपको ये जो क्लास है बहुत ही आपके लिए यूज़फुल रहेगी, ठीक है? तो पूरी क्लास ज़रूर देख लेना, अभी आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ आपको मिलेंगी, सभी इम्पोर्टेंट ही रहने वाली हैं, ठीक है? अगर आप नए हो तो भई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। पूरा हिंदी साहित्य आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में पूरा यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन, ओ भिखमंगे अरे पराजित ओ मसलूम, कि ये मसलूम, अरे चिरदोहित तू अखंड भंडार शक्ति जाग अरे निद्रा सम्मोहित। ठीक है, निद्रा में जो तू ये सम्मोहित हुआ पड़ा है ना, निद्रा में पड़ा है, उसे जाग जा। ये ओ भिखमंगे अरे पराजित, ये अपने देश की ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, है ना। है बलिवेदी सखे प्रज्वलित मांग रही ईंधन छन छन, आओ युवक लगा दो तुम अपने यौवन का ईंधन। ये क्यों कहा जा रहा है? यानी कि देश के युवाओं को जागरूक करने के लिए, अपने देश की गुलामी को दूर करने के लिए। हम ए निकेतन हम अनिकेतन, हम तो रमते राम, हमारा क्या घर कैसा वतन। ठीक है, हम तो क्या रमते हैं? राम को रमते हैं। हो जाने दो गर्क नशे में मत पड़ने दो फर्क नशे में। ठीक है, हो जाने दो गर्क नशे में मत पड़ने दो फर्क नशे में, चाहे देश का बट्टा धार हो जाए लेकिन तुम आराम से सोए पड़े रहो। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल-पुथल मच जाए। ये भी बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्तियाँ हैं। आगे देखेंगे हम यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ पंक्तियाँ। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी,
बूढ़े बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये झांसी की रानी से ये जो पंक्तियाँ हैं वो ली गई हैं। आगे मेरा मंदिर मेरा मस्जिद कब काशी है मेरी, मेरा तो हर काम लंगोटी गमछे से चल जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं। मैं बचपन को बोल रही थी, बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं। ये भी सुभद्रा कुमारी जी की हैं। विजयनी माँ के वीरस पुत्र पाप के असहयोग ले ठान, मैंने हंसना सीखा है मैं नहीं जानती रोना। ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियों को देखते हैं। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। ठीक है, ये भी हम देखेंगे कि ये किस काव्य रचना से ली गई है, क्योंकि काव्य रचना एक तो निराला जी की, कभी कभी जयशंकर प्रसाद जी की, है ना, दो तीन लोगों की ये जो काव्य रचना है ना, ये वो पूछ ली जाती है, पंक्तियों की जो रचना है वो पूछ ली जाती है ना। तो यहाँ पर देख लेंगे, इसीलिए वही किताब में दिया हुआ रहता है। आगे है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, हो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। ये भी किसकी है? निराला जी की पंक्ति है। लख शंकाकुल हो गए अतुल बल से शयन, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। ठीक है, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, खाते सॉरी गाते खग नव जीवन परिचय। ये किसकी है? ये भी निराला जी की पंक्ति है। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया है शोध। ये भी निराला जी की पंक्ति है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढल के द्रगजल। ये भी निराला जी की पंक्ति है। आगे शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर जब तक ना सिद्धि हो रघुनंदन। समर का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र। या समर का अर्थ क्या है? युद्ध क्षेत्र को समर बोलते हैं। ये कभी-कभी पर्यायवाची वगैरह में पूछ लिया जाते हैं। ठीक है, तो जब छोड़ दो समर जब तक ना सिद्धि हो रघुनंदन। आगे होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। वदन यानी कि शरीर में प्रवेश कर गई महाशक्ति। ये राम की शक्ति पूजा से लिया गया है, जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आगे अशब्द अधरों का सुना भास, मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। जाना तो अर्थागमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। लख कर अनर्थ आर्थिक पद पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समझ। ये भी निराला जी की पंक्ति है। आगे यह हिंदी का स्नेह उपहार, यह नहीं हार मेरी वहा स्वर, यह रत्नहार लोकोत्तर वर। ये भी निराला जी की पंक्ति है। एक साथ जब सतघात पूर्ण आते थे मुझ पर तूले तूर्ण, देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह सर छेप वह रन कौशल। तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ था व्यस्त, लिखता अबाध गति मुक्त छंद पर, संपादक गण निरानंद। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल्य की केलियों का प्रांगण। ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार, आकर पत्तल में करे छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद। ठीक है, ये सारी जो पंक्तियां हैं ना, वो कहाँ से ली गई हैं? सरोज स्मृति से ली गई हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये सरोज स्मृति आप जानते हो, विश्व का सबसे बड़ा शोकगीत माना जाता है इसको। पुत्री थी, इनकी पत्नी का निधन तो भरी जवानी में ही हो गया था। नटराज जी की केवल एक बेटी थी, और बेटी का भी निधन 18 साल की उम्र में हो गया था, जब उसका विवाह कर दिया था उससे पहले, और बाद में बेटी भी नहीं रही थी, है ना। तो तब ये सरोज स्मृति लिखा था अपनी बेटी की याद में। आगे होगा फिर से दुर्दोष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वांचल, बांधो बांधो किरणें चेतन, तेजस्वी है समझ जीवन, आती भारत की ज्योतिर्धन महिमावली। ये तुलसीदास नामक जो रचना है उससे लिया गया है। ठीक है, तुलसीदास याद रखना, 1930 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। आगे जागो फिर एक बार, शेरों की मांद में आया है आज सियार, स्नेह निर्जर बह गया है रेत ज्योतन रह गया है, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है?
तो एक बार इसमें ये नहीं है कहाँ से लिया गया है, लेकिन आप याद रखना। आगे सियाराम शरण गुप्त की पंक्तियों को देखेंगे। कुछ कुरुक्षेत्र के समर में साधा है। ये सियाराम शरण गुप्त की पंक्ति है। हम सबके थे प्यारे बापू, भारत के उजियारे बापू, सियाराम शरण गुप्त। जाता हूँ जाने दो मुझको, हूँ मैं सरित प्रवाह, सियाराम शरण गुप्त। दीप तू जागृत रहा है रात्रि भर और मैं बेसुध सॉरी, सॉरी, पानी पी लेती हूँ। हम्म। मौसम ना इतना खराब हो रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी, पंखा चलाओ तो सर्दी लगती है। चलिए। दीप तू जागृत रहा है रात्रि भर और मैं बेसुध पड़ा रहा, ये सियाराम शरण गुप्त कहते हैं। क्षुद्र सी हमारी नाव, चारों ओर है समुद्र, वायु के झकोरे उग्र रूप धरे हैं। ठीक है, क्षुद्र सी हमारी नाव, चारों ओर है समुद्र, वायु के झकोरे उग्र रूप धरे हैं। आगे हम देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां, जहां से हमें सब पूछी जाती हैं। पूछी तो देखो इन सबसे ही जाती हैं। अगर एक क्वेश्चन आपकी जिनको हम महत्वपूर्ण नहीं समझते, अगर वहां से 1% भी आ गया तो समझ लीजिए आपका क्या होगा, नुकसान उठाना पड़ सकता है ना। तो इसलिए सबको पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है आजकल। मैं तो इसीलिए कंटेंट भी आपको इतना अच्छा प्रोवाइड करवा रही हूँ, है ना, ताकि बच्चों को फ्री में बहुत कुछ मिल सके। आगे देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों को। सत्य का जिसके हृदय में प्यार हो, एक पथ बलि के लिए तैयार हो। फूँक दे सौ चेतना संसार को, तोड़ दे मझधार जा पतवार को। श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। ये श्वानों को मिलता दूध भात, श्वान किसको बोलते हैं, तो कुत्तों को बोलते हैं, ठीक है। हटो व्योम के मेघ पंथ, ये स्वर्ग लूटने हम आते हैं, ये भी रामधारी सिंह दिनकर की है। रे लो रोक युधिष्ठिर को, ना यहाँ जाने दे इनको स्वर्ग धीर, दिनकर जी की है। कर पाता यदि मुक्त हृदय को, मस्तक से के शासन से, ये भी दिनकर जी की पंक्ति है। अरुण विश्व की काली जय हो, लाल सितारों वाली जय हो। ये भी किसके हैं? अरुण विश्व की काली जय हो, लाल सितारों वाली जय हो, ये भी रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। अब कोई बच्चा ये कमेंट तो करने मत लग जाना कि मैम पहले आप खांसी लो। भाई क्या करें, है ना, ये तो नेचुरल सी चीज, खांसी जुकाम ये सब तो कभी किसी को भी हो सकता है, कुछ भी है ना, ये रुकता थोड़ी ना। मैं भी प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछल गुआ हूँ, वैसे बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं अचानक क्या आ गई। मैं भी प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछल गुआ हूँ, ये भी दिनकर जी कहते हैं। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा खोल ना सकेंगे, ठीक है, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा खोल ना सकेंगे। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, ये किसका है, ये भी रामधारी सिंह दिनकर का है। धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा, ये भी दिनकर जी की हैं। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी की कुछ पंक्तियों को। इससे आगे हम जयशंकर प्रसाद जी को भी देखेंगे, क्योंकि उनको अभी हमने पढ़ा नहीं है, और वहां से तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो लाइक शेयर जरूर कर देना भाई, हाइप भी कर दिया करो, कमेंट करके बताया करो सारे बच्चे क्लास आपको कैसी लगती है ना, ताकि मुझे खुशी मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए काम करने के लिए। माखनलाल चतुर्वेदी क्या कहते हैं कि तुझे मिले हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। मजबूत कलेजों को लेकर इस अन्याय दुर्ग पर चढ़े चलो, माता के प्राण पुकार रहे संगठन करो बस चढ़े चलो। ये हिमक्रीटनी से लिया गया है। अंजलि के फूल गिरे जाते हैं, ये भी माखनलाल चतुर्वेदी की है। जहाँ नहीं मैं सुरवा लाके गहनों में गूथा जाऊं, ये पुष्प की अभिलाषा से लिया गया है। छोड़ चली रे तेरी कुटिया, यह लुटिया डोरी ले अपनी, फिर वह पापड़ नहीं बेलने और वह फिर वह माला पड़े न जपनी, ये भी किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं, कह रहा है जग वासना में हो रहा उद्गार मेरा, ये कह रहा है जग वासना में हो रहा उद्गार मेरा, वृद्ध जग को क्यों अखरती है क्षणिक मेरी जवानी, इतना अकेला आज मैं संघर्ष में टूटा हुआ। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन का वैसे हमने जो इनकी आत्मकथा पढ़ी थी, क्या भूलू क्या याद करूं,
में इनकी एक पहले क्या हुई थी, शादी हुई थी श्यामा नाम की लेडी से। लेकिन क्षय रोग के कारण उसका निधन हो गया था। उसके बाद में इनका एक प्रेम प्रसंग रहा। इनका जो मतलब बहुत अच्छा दोस्त था, दोस्त की मृत्यु हो गई और उसकी बीवी के साथ में प्रेम प्रसंग चला और वो बीवी क्या हो गई, गर्भवती हो गई। लेकिन वो फिर वो शहर छोड़ कर के मतलब छोड़ कर के चली गई उस स्थान को। और फिर इसकी जो शादी हुई थी दूसरी, वो हुई थी किससे? तेजी से। ठीक है? तेजी बच्चन जिसके 2 बच्चे थे, अमिताभ बच्चन और एक और पता नहीं क्या नाम पढ़ाया तो था मैंने, आप देख लेना अमिताभ बच्चन की बहन का क्या नाम है। आगे जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। आगे मनुष्य पराजय के स्मारक हैं मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर। इस पार प्रिय मधु तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। सूरज चलकर पश्चिम पहुँच, डूबा आई संध्या आई छाई। सूरज चल कर के कहाँ पहुँच गया? पश्चिम में पहुँच गया और डूब गया और अब संध्या आई है, ठीक है? है अंधेरी रात पर दिया जलाना कम मना है। भले ही अंधेरी रात है लेकिन दिया जलाना कम मना है। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियों को देखेंगे। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मनी वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। बहुत बार ये पंक्ति पूछी जाती है। विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे? जयशंकर प्रसाद। झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरदमाला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। ये भी जयशंकर प्रसाद। पतझड़ था, झाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में, किसलिए दल कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। ये भी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। ये भी किसकी है? जयशंकर प्रसाद के। मानव जीवन वेदी पर परिण्य हो विरह मिलन का। ये मानव जीवन वेदी पर परिण्य, जितनी भी हम पंक्तियां पढ़ रहे हैं ना जयशंकर प्रसाद जी की, वो आंसू नामक रचना से ली गई है, जिसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला, मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला। ठीक है, ये सभी प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। ठीक है, ये पंक्ति बहुत बार पूछी गई है और केवल यहाँ से ज़्यादातर पूछी जाती है ना? लेकिन आगे क्या पूछा जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, पेपर आएगा यहीं से लेकिन क्या पूछा जाएगा ये कोई नहीं जानता है ना? आँसू नामक से रचना से ली गई हैं। आगे उठ, उठ गिर, फिर आती नर्तित पद चिन्ह बना जाती। सिकता की रेखाएँ उभार भर जाती अपनी तरल सिहर। ये भी किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियाँ हैं। तुम हो कौन और मैं क्या? उसमें क्या है धरा सुनो, मानस जल्दी रहे चिर चुम्बित, मेरे क्षितिज उदार बनो। आगे ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक, धीरे धीरे जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। ठीक है, ये तो कोलाहल का जो शोर है इसको छोड़ करके बिल्कुल एकदम शांति वाले माहौल में ले चलो। श्रम विश्राम क्षितिज बेला से जहां सृजन करते मेला से अमर, जागरण ऊषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट ऊषा नागरी, खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में, जाकर सूनेपन के तन तम में बन किरण कभी आ जाना। जग की सजल कालीमा रजनी में मुख चंद्र दिखा जाओ, प्रेम वेणु की स्वर लहरी में जीवन गीत सुना जाओ। ये लहर नामक जो रचनाएं वहां से ली गई हैं। ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण, प्रथम कंपसी मतवाली। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी पंक्तियां किससे ली गई हैं? कामायनी से। ठीक है, कामायनी से ली गई हैं। ओ चिंता की पहली रेखा ये कामायनी से ली गई है। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, ये भी कहाँ से ली गई है? प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान की ऐसी ऐठी सी, कामायनी से ली गई है। संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष ना हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। ठीक है, ये भी कहाँ से ली गई है? कामायनी से। फटा हुआ था नील वसन क्या ओ यौवन की मतवाली, देख अकिंचन जगत लूटता तेरी छवि भूली भाली। हृदय की अनुकृति बहाय उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त।
नील परिधान बीच सुकुमार, खुलरा मृदुल अधखुला अंग, खिलाहू ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। ये भी प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आकार। ये भी किसके, मैं थोड़ा-सा धीरे बोलती हूँ पंक्तियों को, क्योंकि एक तो पंक्तियाँ थोड़ा-सा लिखी इस भाषा में रहती हैं, दूसरी बात है कि जल्दी-जल्दी पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएँगी, है ना? तो परेशान मत हुआ करो, क्लास पूरी देखा करो, है ना? अगर आप क्लास पूरी नहीं देखेंगे, तो मुझे फिर क्या ही फ़ायदा है, मैं किसके लिए ही ये मेहनत करूँगी, है ना? तो ज़रूर देखा करें आप। काम मंगल से मंडित श्रेष्ठ सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भावधाम भवधाम। ठीक है, ये भी किससे ली गई है? कामायनी से। आगे कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका ये ज्यों छिपती सी, गोधूलि के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। नेक्स्ट है नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये भी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल, यह विश्व मुकुट सा उज्ज्वल तम, शशि खंड सदृश था स्पष्ट भाल। जो बुद्धि कहे उनको ना मानकर फिर किसकी नर शरण में जाए। प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर झीनी। समरस ते जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। तो यहाँ पर आज की हमारी जो क्लास है वो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी और आपको पसंद भी काफ़ी आई होगी। अगर नहीं आई है ना तो फिर बहुत गलत बात है। अगर आप ये पसंद नहीं आ रही है आपको क्लासेस, तो फिर आप ये समझ लीजिए अभी आप जो है सिलेक्शन से बहुत दूर हो। इसका मतलब आपका जो मन है वो पढ़ाई में है ही नहीं, है ना? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके पेपर के लिए। चलती हूँ, आज के लिए बाय-बाय। लाइक, हाइप, शेयर ज़रूर कर देना। टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी।